पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड। भाई इसके काफ़ी चर्चे सुन रहा हूँ मैं, तो इसकी फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को शुरू करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए, तो इसकी एनालिसिस करना शुरू करते हैं। तो देखिए जी, मैंने इसकी जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर लिया अपने फ़ोन में। तो इसकी तरफ मैं देख के बात करूँगा, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना आप अगर मैं आपकी तरफ ना देखूँ तो वीडियो को शुरू करते हैं। नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी आपसे कहना क्या है। तो देखिए इसकी फाइनेंशियली जो स्ट्रेंथ है वो मीडियम है, ज़्यादा अच्छी है नहीं, और वैल्यूएशन जो है वो भी मीडियम है भाई। और टेक्निकली देखें तो भाई टेक्निकली तो बुलिश है, जो कि आपको भी दिख रहा होगा चार्ट पर। और मार्केट कैप 37,003 करोड़ का है, और पीई रेशियो जो है वो 23.90 का है। ठीक है, 23.90 यानी कि नॉर्मल है। और आरओई की बात करूँ 9.96% बढ़ा है। भाई ये आरओई बड़ा इंपॉर्टेंट रोल दिखाता है अपना। तो मेरे को तो आरओई 10 से 15% से अगर ऊपर ना मिले मेरे को अच्छा नहीं लगता। और ये अभी नॉर्मल है, मतलब ज़्यादा अच्छा भी नहीं है आरओई पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड कंपनी का। मेरे को अच्छा नहीं लगा। रिटर्न ऑफ इक्विटी ईयर ऑन ईयर बताया मैंने, ठीक है, ईयर ऑन ईयर समझो इस बात को। और आगे बात करेंगे हम किसकी, प्रोमोटर्स के पास कितनी शेयर होल्डिंग्स है, और सबके पास मतलब ओवरऑल शेयर होल्डिंग्स की बात कर लेते हैं हम। तो प्रोमोटर्स के पास है 62.7%, अदर्स के पास है 0.71%, एफ के पास 7.80%, और म्यूचुअल फंड्स के पास 4.79%, और पब्लिक के पास 24.55%, यानी कि हम जैसे लोगों के पास 24.55% है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नॉर्मल सी बात है ये, कोई ज़्यादा ये नहीं कि भाई कंपनी डूब रही। कंपनी कैसे डूब जाएगी भाई, ऐसे नहीं डूबती कंपनी। आगे बात कर लेते हैं, मजाक कर रहा था। और की बात करूँगा FY21 में जो इसका रिटर्न ऑफ इक्विटी फाइनेंशियल ईयर बात करूँगा अब, ठीक है। तो वो तो छोटा मोटा एनालिसिस कर रही थी, अभी आगे 3 साल की लगातार एनालिसिस की जाएगी। तो FY21 में जो इसका रिटर्न ऑफ इक्विटी घटा है, इसमें तो 2699% घट गया है, तो थोड़ा दिक्कत है यहाँ पे तो। और FY22 में 124% बढ़ा है, और FY23 में 60% बढ़ा है। तो मतलब उस टाइम कोरोना था शायद, इस वजह से कुछ हो गया हो। और अब बात करेंगे ROA, वो तो ROE था, अब ये है ROA। तो जो FY21 में जो इसका ROA है वो बढ़ा है, नहीं बढ़ कैसे सकता है यार, घटा है इसमें। 2588% इसका ROA है वो घट गया है। और FY22 में 153% बढ़ा, और FY23 में 29% बढ़ गया है। अब ROA तो हो गया, EPS देख लेते हैं, उसमें भी शायद FY21 के नंबर नेगेटिव हों, शायद चेक कर लेते हैं एक बार। तो स्क्रॉल करते हैं, EPS मिल चुका है मेरे को। तो FY21 में जो इसका EPS घटा है 2174% घट गया है, और FY22 में 154% बढ़ गया, और FY23 में 71.4% बढ़ गया है। ठीक है, जिस शायद उस टाइम कोरोना था, इसलिए इस वजह से उस टाइम के नंबर FY21 के नंबर अच्छे नहीं हैं। और अब बात करेंगे किसकी, VVPS, इसको भी एनालिसिस कर लेते हैं VVPS के नंबर। तो FY21 में 20.2% इसका VVPS घटा है, और FY22 में 2.7% घटा है, और FY23 में 13% बढ़ा है, यानी कि इसके 2 साल लगातार नंबर जो हैं वो घट चुके हैं। अब EV टू सेल्स को देखना कैसे भूल सकते हैं भाई, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो EV टू सेल्स के नंबर चेक कर लेते हैं एक बार। तो FY21 में 16.5% इसका EV टू सेल्स बढ़ा है, और FY22 में 175% बढ़ा, और FY23 में 13.3% बढ़ चुका है इसका EV टू सेल्स। बात करें इसके डेप्थ एंड इक्विटी की, तो FY21 में जो इसका डेप्थ बढ़ा है वो 9% बढ़ा, और FY22 में 65% घट गया, और FY23 में 1.5% घट गया है, यानी कि 2 साल लगातार इसका जो डेप्थ है वो घट गया। अच्छा है, ठीक है। लेकिन रेवेन्यू को कैसे भूल सकते हैं, रेवेन्यू भी देखना चाहिए। तो रेवेन्यू भाई FY21 में 7.7% घट गया है, FY22 में 13% घटा, और FY23 में भी 3.3% इसका जो रेवेन्यू है वो घटा है। तो भाई 3 साल लगातार इसका रेवेन्यू घटा है, जो कि अच्छा नहीं है। और आगे बात करेंगे करेंट रेशियो की, तो FY21 में 1.43 का था, FY22 में 1.81, FY23 में 1.40 का, यानी कि 1 साल घटा 1 साल बढ़ा। तो कोई दिक्कत नहीं, अप एंड डाउन चलते रहते हैं इन सब में, कंपनी है कोई। आगे बात करेंगे नेट इनकम की, तो FY21 में 2166% इसकी जो नेट इनकम है वो घट गई है। FY22 में 167% बढ़ी, और FY23 में 82% इसकी नेट इनकम बढ़ गई है। और अब बात करेंगे ऑपरेटिंग इनकम की, तो FY21 में 73% घटी, और FY22 में 231% बढ़ गई, और FY23 में 8.7% इसकी ऑपरेटिंग इनकम बढ़ गई है। एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ बैलेंस शीट्स को कैसे भूलें भाई, वो भी एनालिसिस करनी है। तो FY21 में इसके पास एसेट से 13,210 करोड़ की, लाइबिलिटीज़ थी 11,002 करोड़ की। आगे बात करें FY22 की, तो इसके पास एसेट से 16,440 करोड़ की, लाइबिलिटीज़ थी 10,380 करोड़ की।
एंड आगे देखते हैं 2023 यानी कि FY23 में 23,220 करोड़ के एसिड्स और लाइबिलिटीज़ थी, 16,350 करोड़ की। कितने आराम से समझाया मैंने आपको, हैं। और इसकी अब नेट कैश फ्लो की लिस्ट तो थोड़ी लंबी है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट नेट कैश फ्लो बताऊंगा। FY21, 22, 23 कुछ नहीं, खाली नेट कैश फ्लो, जिससे आप समझ सकते हो। FY21 भी नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट नेट कैश फ्लो 401 करोड़ का बढ़ गया, तो जो कि अच्छा है। और अगर आप किसी भी स्टॉक के ऊपर एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो उसका नाम कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाकी आपकी मर्जी है।